हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल आपका और मेरा खूबसूरत से चैनल इजी मैथ पे। मेरा नाम पवन संरिंग है और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डिटर्मिनेंट्स। एक नई टॉपिक, एक नई चैप्टर है, ठीक है। इससे पहले हमने मैट्रिक्स की पूरी लेक्चर बना दी है, पूरी लेक्चर डाल दी है और बहुत ही अच्छे तरीक़ा से पढ़ाए हैं और उम्मीद है कि आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देख के आए होंगे और आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। देखिए, अगर कोई एक आधो क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बना है एनसीईआरटी चाहे कोई भी अदर बुक का, तो हम बुक वाइज भी वीडियो बनाएंगे, मतलब कि एनसीईआरटी का प्रत्येक एक्सरसाइज की वीडियो भी आएगी जो भी बनी हुई 3.1, 3.2, 3.3, ठीक है। इससे पहले एक मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी इस चैनल को भी देखते हैं और कहीं अदर कोई ऑफलाइन कोचिंग में आप जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ मेरे को हेल्प के रूप में ये बताइए कि क्या मैं वहाँ जो पढ़ाया जा रहा है और जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें से कोई कॉन्सेप्ट छोड़ रहा हूँ, कोई कंटेंट छोड़ रहा हूँ, क्या कोई टॉपिक छोड़ रहा हूँ। अगर छोड़ रहा हूँ, आपको लग रहा है कि मैंने कुछ छोड़ा है तो प्लीज़ आप कॉमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएँ, ठीक है। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि डिटर्मिनेंट्स पढ़ते क्यों हैं। तो डिटर्मिनेंट्स हम लोग पढ़ते हैं क्यों। डिटर्मिनेंट्स हम लोग, जैसे कि अगर हम आपको बोले कि आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो उसमें 2 वेरिएबल को सोल्व करने के लिए कम से कम 2 इक्वेशन की जरूरत होती है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, 10th स्टैंडर्ड पढ़ के आए हुए हैं आप। लेकिन अगर आपको 4 इक्वेशन दे दिया जाए 4 वेरिएबल को सोल्व करने के लिए तो थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी सोल्व करना। इसलिए हम लोग डिटर्मिनेंट अगर मुझे आएगी, डिटर्मिनेंट्स अगर मुझे आते हैं तो उसके द्वारा हम लोग आसानी से उस इक्वेशन को सोल्व कर देंगे। तो एक तरीका ये है और दूसरी तरीका ये बताता है कि जैसे कि मैट्रिक्स की जो वैल्यू आती है वो हमेशा रेक्टेंगुलर एलिमेंट में आ जाता है, तो उसको भी सॉल्यूशन करने के लिए जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है उसका भी हम लोग डिटर्मिनेंट की मदद से आसानी से वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए, ठीक। डिटर्मिनेंट, देखिए अभी जो हम बात किए थे उसी पे चर्चा करते हैं कि डिटर्मिनेंट को सोल्व करने का तरीका क्या होता है, कैसा क्वेश्चन आएगा और कैसे हम लोग उसको सोल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात कि लीनियर इक्वेशन आप लोग पढ़ के आए हुए हैं, तो अगर इस सिचुएशन में ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 कोई इक्वेशन दिया जाता होगा फर्स्ट में, भाई साहब आप लोग लीनियर इक्वेशन पढ़ लिए हैं ना, और इधर मान लीजिए a1 है, b1 है, c1 है, चाहे तो c1 को इधर ही रख दीजिए, c1 है, ठीक है। इसको मान लेते a2x प्लस b2y। भाई लीनियर इक्वेशन नहीं पढ़ाएंगे डिटर्मिनेंट है, पहले समझ तो लीजिए, ठीक है। तो अब देखिए, जब भी आपको इसको सोल्व करने के लिए बताया गया होगा तो इस 2 इक्वेशन के मदद से ना आपको कंडीशन दिया होगा कि आप बताइए कि ये जो दोनों इक्वेशन है इसकी मदद से आप इन दोनों इक्वेशन को देख के करके आपको बताना होता था कि क्या इसका कितना हल हो सकता है, अनंत हल हो सकता है, एक हल होगा कि कोई हल नहीं होगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया? इस मतलब कि दो आप ये जानते हैं कि 2 चर वाले एक रैखिक समीकरण का जो ग्राफ होता है एक स्ट्रेट लाइन होता है। यहाँ पे 2 इक्वेशन है तो 2 स्ट्रेट लाइन होगा, तो 2 स्ट्रेट लाइन का कंडीशन होता था ऐसे कि आ तो दोनों लाइन आपस में क्रॉस हो जाएगी, आ तो दोनों लाइन क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है, आ तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कोलिनियर हो जाती है। हिंदी में प्रतिच्छेदी बोलते हैं, समानांतर बोलते हैं और इसको समपाती बोलते हैं, ठीक है। तो इन दोनों की मदद से ऐसा कुछ आता था और इसमें था कि कोई एक हल होगा, इसमें कोई हल नहीं होगा और इसमें अनंत हल होगा। लेकिन जब हम डिटर्मिनेंट की सोल्व करेंगे तो उसकी तो कोई एक वैल्यू आएगी ना, डिटर्मिनेंट को सोल्व करेंगे तो हम लोग ऐसा वाला कंडीशन लेते थे। और आपको पता होगा, हम उम्मीद करते हैं, हम विश्वास करते हैं कि आप बहुत ही मेहनत, बहुत ही लगन से पढ़े होंगे 10th स्टैंडर्ड, तो आपको ये बात याद होगी कि कौन सा कंडीशन इन दोनों के बीच ऐसा क्या कंडीशन लगता था ताकि ये वाला कंडीशन, मतलब कि ऐसा वाला ग्राफ हो और जिसका सिर्फ और सिर्फ एक हल हो। तो उसके लिए कंडीशन हम लोग पढ़े थे कि ऐसा 2 इक्वेशन दिया हुआ है तो यदि a1 बट्टा a2 डज नॉट इक्वल टू अगर b1 बट्टा b2 हो, a1 बट्टा a2 डज नॉट इक्वल टू अगर b1 बट्टा b2 रहता है भाई, तब हम लोग कहते हैं कि इसका इस इक्वेशन का सिर्फ और सिर्फ जो होता है एक हल होता है, ठीक है। अच्छा देखिए, एक चीज़ और सीख लीजिए, जैसे अगर हम यहाँ पे दे दे ax प्लस बी वाई बराबर c1, ठीक है, और यहाँ पे देते हैं क्या, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, a1x, ये ऊपर चीज़ लिखा हुआ।
तो इसको ना हम लोग ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं। मैट्रिक्स में अरेंज करना सिखाया ना कि उसके पास फर्स्ट लेक्चर में हम सिखाए थे शायद कि उसके पास 2 कॉपी है 3 कलम है, तो उसको हम लोग कैसे अरेंजमेंट करते हैं। तो इसको भी सीख लीजिए कि इसको अरेंजमेंट कैसे करते हैं, जस्ट लाइक मैट्रिक्स में हम लोग इसको कैसे अरेंजमेंट करते हैं। ठीक है, तो इस तरीका से हम लोग अरेंजमेंट करते हैं कि जो कांस्टेंट वाला टर्म है a1 b1 a2 b2 इस प्रकार से अरेंज करते हैं। ठीक है, फिर x वाला टर्म को हम लोग ऐसे रखते हैं और इज इक्वल टू c1 c2 इस प्रकार से हम लोग अरेंजमेंट करते हैं। ठीक है, मतलब इस चीज़ को हम इस स्टाइल में भी दिखा सकते हैं मैट्रिक्स के रूप में। ठीक है, ये ठीक से जान लीजिए। ए जो चीज़ है a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y बराबर c2 जो है, इस ए जो एक स्टाइल है लिखने का, इसका दूसरा स्टाइल है इस तरीका से भी हम लोग मैट्रिक्स के तरीका में, मैट्रिक्स के फॉर्म में हम लोग ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, बस इतना ही जानना था। और अभी हम यहाँ पे सिखा रहे थे कि ये हम लोग पढ़े थे कि यदि किसी का एक और केवल एक हल हो तो ऐसा कंडीशन बनता है a1 बटा a2 डज नॉट इक्वल टू b1 b2 b2। अगर इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं a1 b2 माइनस a2 b1, इस तरीका से इसको हम सोल्व कर सकते हैं ना, इस तरीका से कर सकते हैं। अरे यार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है ये तो आप भी जानते हैं। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो a1 b2 डज नॉट इक्वल टू b1 a2 होगा, इसको इस साइड लाएगा तो माइनस में आ जाएगा। अभी डज नॉट इक्वल टू को छोड़ दीजिए, इतना सीखिए कि ये जो आ जाएगा कितना बन जाएगा माइनस a2 b1, ये वाला चीज़ आ जाएगा उसको सोल्व करके। ठीक है, अभी बराबर में डज नॉट इक्वल टू में कुछ होगा कि नहीं होगा उसको अभी रहने दीजिए। ठीक है, इस कैसे आया इसको समझ में आया। तो ये जो है इस पोजीशन पे ही ये वाला आया ना। अभी सिखाएंगे कि सोल्व कैसे करना, बस तरीका सीख लीजिए कि यहाँ से ये चीज़ आया है। ठीक है, तो इसके बराबर में हम इसको लिख सकते हैं क्या? अरे यार a1 b1 a2 b2, a1 b1 a2 b2 इसी के जगह पर तो हम इसको लिखे हैं, ही ना सोल्व करके आया है। ठीक है, इतनी जानकारी ले लीजिए कि यहाँ से ऐसे आया। बाकी अभी हम आपको सिखाते हैं डिटर्मिनेंट को सोल्व करना। ये थोड़ी ऐसी नॉलेज दे रहे थे कि ऐसे आया है। ठीक है, अब देखिए कि जिस प्रकार हम बताए थे कि मैट्रिक्स को हम लोग अल्फ़ाबेट के किसी भी कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी मैट्रिक्स लिखना है ना तो इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, अल्फ़ाबेट का कोई कैपिटल लेटर। उसी प्रकार हम लोग डिटर्मिनेंट को कैसे दिखाते हैं? सबसे पहले जो डिटर्मिनेंट होगा वो हमेशा इस स्टैंडर्ड में होगा, मतलब इसका जो तरीका होगा, इसका जो साइन होगा ऐसा होगा। ठीक है, और इसको हम लोग डिनोट करेंगे डेल्टा से। डेल्टा इज इक्वल टू, मतलब डिटर्मिनेंट का जो सिंबल होगा वो डेल्टा, तो आप लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इस तरीका से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी दिखा सकते हैं। समझ में आया? डेल्टा एक साइन हो गया, इस प्रकार से रहेगा तो उसको डिटर्मिनेंट बोलेंगे, और उसका हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब आप लोग के माइंड में एक कन्फ्यूजन आ रहा होगा कि ये जो मान लें कि यहाँ पे कुछ एलिमेंट दे देते हैं a1 b1 a2 b2। ठीक है, तो इसके बाहर में अगर एक 2 सीधी लाइन हो, मॉड की तरह हो, तब उसको हम लोग बोलेंगे कि एक डिटर्मिनेंट में। और कोई रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट हो 2 3 4 5, तब इसको हम लोग, आप जानते हैं कि इसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, अब आपकी बात में कन्फ्यूजन नहीं आ रही है कि सर इसको तो हम लोग मॉड भी बोलते हैं, आप बोल रहे हैं कि डिटर्मिनेंट बोलते हैं। ठीक है, इसको मॉड भी बोलते हैं, हम ये कहाँ रहे कि नहीं बोल रहे हैं, बट अब अंदर तो कुछ होना चाहिए ना, कि मतलब ऐसे तो कभी भी जब मन करेगा डिटर्मिनेंट बोल देंगे, जब मन करेगा मॉड बोल देंगे, ऐसे तो नहीं चलेगा। कुछ तो रीजन होगा दोनों में। तो रीजन ये है कि यदि इस डिटर्मिनेंट के अंदर में, यदि इन दोनों लाइन के अंदर में कोई मैट्रिक्स हो, यदि इन दोनों लाइन के अंदर में कोई मैट्रिक्स हो, तब हम समझेंगे कि ये एक डिटर्मिनेंट को शो कर रहा है। लेकिन यदि ये मैट्रिक्स नहीं हो, 2 हो, कोई डिजिट हो, कोई माइनस में प्लस में कोई डिजिट हो, तब हम बोलेंगे कि मॉड को शो कर रहा है। समझ में आया? अभी कुछ लिख देते हैं, आप लिख लीजिएगा। ठीक है, कि डेल्टा इज इक्वल टू यदि ठीक है, एक कोई अगर मैट्रिक्स होगा तब ए लाइन जो होगा वो डिटर्मिनेंट कहलाएगा। लेकिन
ठीक है, इतना चीज़ अभी जानकारी रखिए आप कि यदि सीख गए, इसको हम लोग डिटर्मिनेंट तभी बोलेंगे जब इसके अंदर वाला कोई मटेरियल एक मैट्रिक्स को शो कर रहा हो, और इसको हम लोग मॉडुलस तब कहेंगे जब इसके अंदर वाला कोई मटेरियल मैट्रिक्स ना हो। बस इतना ही जानिए, और ज़्यादा जानने की अभी तक तो ज़रूरत नहीं है, अभी हम सिखाएंगे तो बताते हैं। ठीक, देखिए हाँ, एक चीज़ और नोट करके लिख लीजिए कि डिटर्मिनेंट हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स में होगा। अगर हम क्या बोले, डिटर्मिनेंट हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है कोई तो वो डिटर्मिनेंट उसका संभव नहीं है, डिटर्मिनेंट सोल्व करना संभव नहीं है। जैसे कि 2 4 5 3 एक कोई मैट्रिक्स है तो इसका डिटर्मिनेंट सोल्व करना संभव है। इसी को हम लोग डिटर्मिनेंट के फॉर्म में रख सकते हैं, डिटर्मिनेंट इसका निकाल सकते हैं, डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ सकती है। अगर कुछ इस तरीका है 2 3 4 5 2 3, अब हम बोलेंगे कि क्या ये डिटर्मिनेंट हो सकता है, आपको कहना है डिटर्मिनेंट नहीं होगा। मैट्रिक्स हो जाता था, मैट्रिक्स तो होता था कि किसी भी फॉर्म में हम लोग कर देते थे, ठीक है, 2x3 में किसी भी ऑर्डर के फॉर्म में हम लोग मैट्रिक्स के लिख सकते हैं, बट डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं है। डिटर्मिनेंट हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे कि क्वेश्चन जो आता है, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके बुक में आएगा इस तरीका से आएगा, अभी सिखाएंगे। क्वेश्चन से हम लोग लेते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इस तरीका से ए बराबर कोई 2x2 का मैट्रिक्स दे देगा, ठीक है। हम जब मैट्रिक्स पढ़ा रहे थे फर्स्ट लेक्चर, उसमें हम बताए थे कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, प्राइमरी डायगोनल। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, सेकेंडरी डायगोनल। इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी डायगोनल, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी, ठीक है। तो जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2x2 के लिए आपको आसान लगेगा, बहुत ही इजी लगेगा, और आप 2x2 का तो बहुत ही आसानी से सोल्व कर लेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जो होता है, जो प्रत्येक ईच एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन प्राइमरी डायगोनल का जो होता है, माइनस ठीक है। किसी 2x2 का अगर हम लोग निकालेंगे डिटर्मिनेंट, तो उसमें जो प्राइमरी डायगोनल में जो भी एलिमेंट हो जाएगा उसका मल्टीप्लिकेशन माइनस सेकेंडरी डायगोनल का जो एलिमेंट होता है उसको हम लोग उसमें से घटा देते हैं, वही डिटर्मिनेंट ऑफ ए वैल्यू हो जाता है। इतना लंबा हम इसलिए लिख दिए ताकि आपको अच्छा से समझ में आएगा। ऐसे आप ध्यान में रखिएगा कि प्राइमरी माइनस सेकेंडरी होता है, प्राइमरी माइनस सेकेंडरी डायगोनल, प्राइमरी माइनस सेकेंडरी डायगोनल होता है किसी भी 2x2 का डिटर्मिनेंट को सोल्व करने का तरीका, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा। तो इतना से ही अगर आप समझ रहे हैं तो इसी को लिख लीजिएगा, सिर्फ इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके माइंड में होना चाहिए कि ये दो इसके जो प्राइमरी डायगोनल का जो एलिमेंट होता है उसको आपस में गुना करते हैं, आपस में गुना करके और सेकेंडरी को घटा देते हैं फर्स्ट वाला में से, ठीक है। यही तरीका है, बस इतना ही तरीका है 2x2 को डिटर्मिनेंट का सोल्व करने का तरीका, बस सिर्फ और सिर्फ यही है। इसलिए ना, क्योंकि ये चीज़ हम आपको सिखाए थे ना, A1 A2 फर्स्ट में, वीडियो के फर्स्ट में A1 B1 A2 B2 इस तरीक़ा से सिखाए थे। और देखे होंगे कि जब ऐसा वाला था तो इसके नीचे में क्या आया था, A1 B2 माइनस A2 B1, इस प्रकार से कुछ आया होगा जो कि हम इक्वेशन से लेके आए थे। तो यही तो है प्राइमरी डायगोनल का दोनों एलिमेंट माइनस सेकेंडरी एलिमेंट का, सॉरी सेकेंडरी डायगोनल का दोनों एलिमेंट, ही चीज़ ना है। उसी को हम लोग लैंग्वेज में लिखे और उसी तरीक़ा से हम लोग इसको सोल्व करेंगे, ठीक। तो हम क्या बोले, प्राइमरी डायगोनल का जो भी एलिमेंट होगा उसको आपस में गुना कर दीजिए। तो 8 और 2 है तो 8 गुने 2 कर दीजिए, ठीक है। बीच में माइनस दे दीजिए। सेकेंडरी डायगोनल का प्रत्येक एलिमेंट 5 और 3 है
तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 3, 8 दूना 16 माइनस 15, दिस इज योर आंसर। यही आपका आंसर हो जाता है, ठीक है, यही आंसर हो जाता है। अभी हम एक दो क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस करते हैं, आप भी कीजिएगा साथ साथ मेरे। दूसरा क्वेश्चन अगर हम ले कुछ 6 9 4 3, तो आप बताइए कि इसका मान कितना होगा, जल्दी बताइए। बहुत ही आसान है, इसको सोल्व करने का तरीका है कि प्राइमरी डायगोनल माइनस सेकेंडरी डायगोनल, 6 तिया 18 माइनस 9 चौके 36, 18 माइनस 36, दिस इज योर आंसर आपका -18। समझ में आया। एक क्वेश्चन और लीजिए, 3 माइनस 4, 5 और 3 हो, इसको सोल्व करना है। तो क्या करना है, प्राइमरी 3 तिया 9 माइनस सेकेंडरी, बीच में माइनस है तो माइनस दे देंगे, 5 चौके 20, माइनस 4 से 5 में अगर गुना करेंगे तो -20 होगा, तो यहाँ पे -20, माइनस माइनस प्लस 9 प्लस 20 कितना हो जाता है 29, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है कि आप 2x2 वाला सीख गए हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सीख गए होंगे। ध्यान रखना है खाली प्राइमरी डायगोनल और सेकेंडरी डायगोनल को। अगर आपको प्राइमरी डायगोनल सेकेंडरी डायगोनल अच्छा से समझ में आता है तो आप 2x2 के डिटर्मिनेंट को सोल्व करने में बहुत ही आसान होगी, कोई दिक्कत कोई समस्याएं नहीं आ रही होगी, ठीक है। एक और ले ही लीजिए कि अगर आपके पास ऐसा कुछ क्वेश्चन बनाया होगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, इसका वैल्यू बताइए, डिटर्मिनेंट ऑफ इसका। सोचिए सोच के आंसर बताइए। क्या होता है, प्राइमरी माइनस सेकेंडरी, इन दोनों को आपस में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और माइनस इन दोनों को गुना आपस में करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब तो फाइनली आप सीख गए होंगे तरीका, 100% सीख गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, ठीक है। कुछ नहीं करते, अच्छा इसमें भी ऑर्डर की बात होती है, डिटर्मिनेंट में भी ऑर्डर की बात होगी कि हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो ये जो है 2x2 ऑर्डर का है, तो 2x2 ऑर्डर का जितना भी डिटर्मिनेंट है उसका सोल्व करने का तरीका यही है, प्राइमरी माइनस सेकेंडरी डायगोनल, ठीक है। और ध्यान रखना है कि प्राइमरी वाला जो भी एलिमेंट होता है उसको आपस में गुना करा देते हैं, ठीक। समस्या आएगी 3x3 में, तो हम उसको अभी सीखते हैं 3x3 एलिमेंट को, ठीक। ठीक है, 3x3 हम अभी बताएं कि कोई भी डिटर्मिनेंट जो होना चाहिए हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अच्छा उस पर थ्योरी भी बता दें, उसका जो एनसीईआरटी में जो थ्योरी लिखा हुआ है, अच्छा लो यार, A1 B1 A2 B2 ऐसा करके कुछ दिया होगा एनसीईआरटी में, ऐसा इसको लिख दिया होगा क्या, प्राइमरी इसको लिख दिया होगा सेकेंडरी, और इसको सोल्व करके यही लिखा होगा कि A1 B2 माइनस A2 B1। ये जो हो गया एनसीईआरटी का तरीका हो गया ऐसे समझाने का, ठीक है, कि प्राइमरी माइनस सेकेंडरी डायगोनल होता है, ठीक है। इतना एनसीईआरटी में कुछ लिखा होगा जैसे तैसे, इसको लिख लीजिएगा। अभी हम लोग 3x3 को सिखाते हैं, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन से ही लाते हैं ताकि आपके माइंड में डायरेक्ट एकदम फिट हो जाए। डायरेक्ट कोई क्वेश्चन लेते हैं जैसे के तरीका से आपको समझ में आ जाए, ठीक है। जैसे क्वेश्चन लेते हैं क्या, 1 2 3, आसान वाला ही ले लेते हैं, 2 1 4 और 3 2 1, ठीक है। इस प्रकार से कोई सोल्व करते हैं हम लोग डिटरमिनेंट, ऐसा क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। 3x3 का है, 3x3 ऑर्डर का कोई डिटरमिनेंट रहेगा, इसको सोल्व करने का तरीका, ठीक है। अगर हम अभी बोले डायरेक्ट, आपको अगर बोले कि सर इसके हर एक एलिमेंट के पास में एक साइन होता है कि वो प्लस में है कि माइनस में, ठीक है। तो अगर अभी हम डायरेक्ट बता दें आपको, अगर डायरेक्ट बता दें थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी, बट सह लीजिए, अभी तुरंत एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे आया। इसका साइन जो ऐसे चलता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। देखो आपको हम बता चुके हैं, सबसे पहले ही बताएं कि कोई भी डिटर्मिनेंट हो, चाहे तो कोई भी मैट्रिक्स में, जिस प्रकार मैट्रिक्स में हर एक एलिमेंट का नेमिंग होता था, कोई भी रो कोई भी कॉलम का एलिमेंट हो तो उसका हर एक एलिमेंट का नेमिंग होता है, ठीक उसी प्रकार इसमें भी हर एक एलिमेंट का क्या होता है भाई, नेमिंग होता है। A11
A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 इस प्रकार से नेमिंग होता है। ठीक है, अभी +1 और -1 का आने का राज क्या है? हर एलिमेंट ना डिटर्मिनेंट में जो हर एलिमेंट होता है वो -1 से गुना में होता है, और उसका जो पावर होता है ना, जितना भी एलिमेंट, अगर A11 का कोई एलिमेंट है तो उसका जो पावर 1 होता है ना, उसका नंबर ऑफ रो, मतलब किस रो में आ रहा है, नंबर ऑफ कॉलम के सम का पावर होता है। -1 के पावर 1 1 2, ये तरीका सीखिए, इसी के मदद से वहाँ पे साइन आता है। ठीक है, जैसे कि हर एक एलिमेंट में यहाँ पे भी -1, यहाँ पे भी -1, यहाँ पे भी -1, यहाँ पे भी -1, काम ये होता है कि उसका साइन डिसाइड करने के लिए, जैसे कि ये एलिमेंट का नेमिंग क्या है, आप जल्दी सोच के बताओ, ये एलिमेंट का नेमिंग क्या है? A23। इस एलिमेंट का नेमिंग क्या है भाई? A22 है, सॉरी, इस एलिमेंट का नेमिंग A22 है ना, तो A22 पे यहाँ पे प्लस कैसे आया? हम अभी बताएं कि हर एक एलिमेंट के पास जो -1 होता है, -1 होता है, और उसका जो पावर में होता है ना, ये जैसे 82 एलिमेंट आया तो दूसरा रो और दूसरा कॉलम, तो इन दोनों का सम आता है, तो -1 के पावर 4 क्या हो जाता है? प्लस। साइन निकालने का तरीका ये है। जैसे अगर हम बोले कि इसका माइनस कैसे आ गया, इसका माइनस क्या आया, ये जो दो वाला जो एलिमेंट है यहाँ पे माइनस साइन है, तो वो माइनस साइन ऐसे आया कि हम बोले कि ये 2 है, वो -1 से गुना में रहता है। ठीक है, और इसको साइन निकालने का तरीका ये है कि आप देखिए कि किस रो के किस कॉलम में आ रहा है, तो तीसरा रो दूसरा कॉलम, तो 3 + 2 मतलब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम का दोनों का सम होता है। तो -1 के पावर 5 क्या? -1 को खाली माइनस भी लिख सकते हैं, तो यहाँ से साइन आया माइनस। ऐसे ये चीज़ अगर सीख गए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो ऐसे माइंड में आपको याद रख लीजिए कि यहाँ से प्लस से स्टार्ट होता है, अल्टरनेट में साइन चलता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, इसका यूज होगा, अभी बोल रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि हम साइन क्यों बता रहे हैं, इसका अभी यूज होगा, अभी तुरंत सोल्व करेंगे तो अभी यूज होगा। ठीक, 3x3 का सोल्व करने का तरीका ये है कि आप किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग सोल्व करते हैं, एक्सपैंड बोलते हैं, मतलब कि डिटर्मिनेंट को कैसे एक्सपैंड करना होता है। ठीक है, खोलना होता है, तो आपके पास बहुत सारा तरीका, आप तो पहला रो से खोल दीजिए, दूसरा रो से, तीसरा रो से, पहला कॉलम दूसरा कॉलम, किसी से भी खोल सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम लोग ट्राई करते हैं कि फर्स्ट वाला रो से हम लोग, आपकी जो मर्जी है उससे आप लोग मतलब सोल्व कीजिएगा। ठीक है, हम अभी पहला रो से बता रहे हैं और कैसे यूज करते हैं, कैसे बनाते हैं, वो चीज़ सिखा रहे हैं। ठीक है, जैसे इसके अकॉर्डिंग अगर हमको खोलना है ना, तो इस जिस एलिमेंट के अकॉर्डिंग लेते हैं उसको देखते हैं किस रो और किस कॉलम में है। सबसे पहले सोल्व करने का तरीका ये है, क्या है तरीका, आप 1 को बाहर कर दीजिए, इस एलिमेंट के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो इस 1 को पहले बाहर कर दीजिए इनटू में। अब दूसरा तरीका ये है कि इस एलिमेंट जो रो और जो कॉलम में है उसको आप ढक दीजिए, उसको गायब कर दीजिए, माइंड से डिलीट कर दीजिए, ऐसा सोचिए कि वहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे ये एलिमेंट जो कौन सा रो में आ रहा है, पहला वाला रो में आ रहा है, कॉलम कौन सा इतना, इसके बाद आपको क्या दिख रहा है, 1 4 2 और 1 दिख रहा है, तो आपको सीधा 1 4 और 2 और 1 उतार देना। अभी तरीका सीख लीजिए, बहुत मजा आएगा यार, क्वेश्चन करने में बहुत। ट्रिक भी एक है, बता देंगे लास्ट में। ठीक है, ट्रिक क्या, उसमें भी काम उतना ही करना पड़ जाएगा। ठीक है, दूसरा देखो, अब माइनस का काम आ गया भाई, यहाँ पे माइनस का काम है, क्योंकि A1 जो था किस में था, प्लस में, तब हम इसको +1 में लिए, लेकिन इसके बाद जो ये आ गया ना साइन, ये दूसरा जो एलिमेंट होता है ना, ये माइनस वाला में है, तो इसका काम यहीं पे है कि आप इसको प्लस में नहीं ले सकते, +2 को इंटू में नहीं कर सकते, आप -2 को ही इंटू में कीजिए। तो इसके अकॉर्डिंग करेंगे, हाँ, जिस रो के अकॉर्डिंग अगर हम खोलेंगे डिटर्मिनेंट को, प्रत्येक एलिमेंट के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, तो -2 के अकॉर्डिंग अभी सिखाएं कि जिस एलिमेंट को लेके हम लोग खोलेंगे उस एलिमेंट को देखेंगे कौन सा रो और कौन सा कॉलम में है। जिस प्रकार 1 को देखिए उसी प्रकार 2 को देखिए, तो 2 जो है कौन सा वाला रो में है, इसी रो में। कॉलम कौन सा है, ये देखिए। आप क्या कीजिए कि जिस रो जिस कॉलम में उसको माइंड से डिलीट कर दीजिए, कुछ से ढक लीजिए, शुरू में अगर सीख रहे हैं तो कंफ्यूजन ना हो, ढक लिए। क्या क्या दिख रहा है आपको, दिख रहा है, देखिए क्या क्या दिख रहा है, 2 4 3 1 दिख रहा होगा, 2 4 3 1 दिख रहा है, तो यहाँ पे उतार दीजिए, 2 4 3 1 उतार दीजिए यहाँ पे। ठीक है, उसी प्रकार 3 को देखिए, 3 किस चीज में, प्लस की माइनस, +3। देखो एनसीईआरटी थ्योरी के अकॉर्डिंग बताएं, पहले हम डायरेक्ट क्वेश्चन करवा रहे हैं। ठीक है, +1 -1 +1 कैसे आता है वो भी सिखाए थे, इसके मदद से अभी जस्ट सिखाएं। अब
जो काम बता रहे हैं वही कीजिए। ये 3 है, आप देख लीजिए 3 किस रो के किस कॉलम में है, पहला रो तीसरा कॉलम, इस सब के ढकने के बाद यही 4 गो एलिमेंट बच रहा है, तो आप उतार दीजिए 2 1 3 2। अरे भाई इसको तो सोल्व करने आता है, प्राइमरी माइनस सेकेंडरी, प्राइमरी माइनस सेकेंडरी, प्राइमरी माइनस सेकेंडरी, इसको तो सोल्व करने आता है। तो आप क्या कर दीजिएगा 1 इंटू इसका मान कितना 1 माइनस कितना 8 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू में रहने दीजिए 2 माइनस 12 हो जाएगा, प्लस है रहने दीजिए 3 है रहने दीजिए, आप इसको सोल्व कीजिए 4 माइनस 3, इतना तो आता है ना भाई। ठीक है, अब क्या कीजिए कि 1 माइनस 8 जाएगा तो -7 को 1 से गुना करेंगे तो -7, 2 में से 12 जाएगा -10 और गुने -2, -10 गुने -2 प्लस 20। ठीक है, 4 में से 3 जाएगा 1 प्लस 3, इसको सोल्व करेंगे तो 20 में से 7 चला जाएगा 13 और 13 3 कितना हो जाएगा 16। यही हो जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ दिस का वैल्यू। तरीका समझ में आया? समझ में नहीं आया तरीका? ठीक है, एक और सीख लीजिए, फिर डायरेक्ट वो जो फार्मूला बनाया ना उस पर याद उद करने की जरूरत नहीं है, आप तरीका पे फोकस करो कि कैसे कैसे काम किए। ठीक है, इसको उतार लीजिएगा, अभी मिटा के एक नया क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, ले लीजिए कुछ 2 4 5 3 6 8 और 7 2 1। आप लोग ट्राई करना स्टार्ट कर दीजिए, सोल्व करना कि कैसे हम सिखाएं। आप चाहो तो पहले साइन डिसाइड कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। शुरू में अगर आप बना रहे हैं तो आप साइन को डिसाइड कर लीजिएगा कि प्लस में होता है, माइनस में होता है, 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 प्लस में। शुरू में आप डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग सोल्व करते हैं इसको कैसे, अभी सिखाएंगे कि कोई एक रो कोई एक कॉलम से, और जिस रो से हम लोग करेंगे उसका प्रत्येक एलिमेंट से, चाहे तो कॉलम से करेंगे तो उसका प्रत्येक एलिमेंट से करेंगे। ठीक है, चलिए सोल्व करते हैं, सिखाएं। दो के अगर देख रहे हैं, 2 के अकॉर्डिंग अगर हम खोल रहे हैं इस डिटरमिनेंट को, तो जिसके अकॉर्डिंग खोलेंगे उसको पूरा ढक देंगे, जिस रो और जिस कॉलम में आता है। 2 अगर इस रो और इस कॉलम में आ रहा है तो उसको ढक दीजिए, बाकी जो बचा है उसको उतार दीजिए। 6 8 2 1 ही ना बचा है। उसके बाद यहाँ पे साइन क्या है भाई, 4 किस साइन में है, -4। ठीक है, थोड़ा जल्दी करते हैं, टाइम ज़्यादा ही लग रहा है लगता है। इसको ढकिएगा, आप इसको डिलीट कीजिएगा, तो आप अगर झाँप के देख रहे होंगे तो आपके पास 5 बच रहा होगा, 3 8 7 1 यही बच रहा होगा। ठीक है, अब आप अगला वाला जो साइन है किस में, प्लस में, 5 के अकॉर्डिंग खेलेंगे, 5 को देखेंगे किस रो के किस कॉलम में आ रहा है, इसको ढकने पे क्या आ रहा है 3 6 7 2, और इसको हम लोग पीछे सोल्व करना सिखाए हैं, इसका सोल्व करना सिखाए हैं। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 6 माइनस 16 माइनस 4 इंटू 3 माइनस 56। ठीक है, प्लस 5 इंटू 6 माइनस 42। ठीक है, बाकी इसका सॉल्यूशन आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, 6 में से जाता तो हो जाएगा 2 इंटू -10, 2 इंटू -10 कितना -20, 3 में से 56 जाएगा तो कितना आ जाएगा -53, और ये चीज़ आएगा प्लस में, 5 चौके 20, 4 तिया 12, यानी आ जाएगा 212। ठीक है, प्लस में ही कितना आ जाएगा, 6 में से 42 जाएगा तो कितना -36, तो -36 है तो प्लस माइनस माइनस में आएगा, तो -36 कितना हो जाएगा, -36 इंटू 5, 36 5 180 होता है। बाकी इसको सोल्व करके देख लीजिए। ठीक है, तो डिटरमिनेंट बनाने का तरीका यही है 3x3 का। अभी जो एनसीईआरटी का तरीका है उस पर हम लोग फार्मूला वाइज कर देते हैं, आपको याद करने का मन होगा तो याद कीजिएगा भाई, इसको उतार लीजिएगा। अब एनसीईआरटी आपको कैसे दिया होगा कि आपको डिटरमिनेंट एक ले लिया होगा, डेल्टा इज इक्वल टू, इसमें बता दिया होगा कि इसको A11 बोलते हैं, A12 बोलते हैं, A13 बोलते हैं, A21 A22 A23 बोलते हैं, A31 A32 और A33 बोलते हैं। ठीक है, और इसको फिर एक्सपेंड किया होगा, वही हम ही लोग की तरह किया होगा भाई, जैसे हम सिखाएं वैसे ही किया होगा कि A11 को बाहर कीजिए, डेल्टा बराबर इसके अंदर में लिखिए क्या, A22 A23 और A32 और A33। ये झूठ मूठ का टाइम वेस्ट है, आप सीख गए तो फिर भी आपकी
मर्जी को टाल कैसे सकते हैं हम। फिर -a12 को खोल देंगे, इसको डिलीट करेंगे तो a21 हो जाएगा, a23 हो जाएगा, a31 हो जाएगा, a33 हो जाएगा। फिर प्लस में a13 को खोलेगा तो क्या हो जाएगा, a21 हो जाएगा, a22 हो जाएगा, a31 और a32। ये हो गया एनसीईआरटी का तरीका। और इसी पे फार्मूला क्या बनाया पता है, इसको इससे मल्टीप्लाई झूठ उठ के कहा है, a11 इसको मल्टीप्लाई किया a22 इंटू a33 माइनस a23 इंटू a32, ये बन गया फार्मूला। माइनस a12 इंटू क्या हो गया a21 इंटू a, तो आप खुद से भी कर सकते हो यार, ये तो अब हम तरीका सिखा दिए हैं ना, a23 ठीक है, प्लस a13 इधर जो होगा आप कर लीजिएगा, ठीक है, देख के कर लीजिएगा, ठीक है, थैंक यू। और अभी हम लोग आते हैं ट्रिक पे, जो ट्रिक हम बताए थे सिखा ही देते हैं लास्ट में। देखो ट्रिक सक्सेस होता है कि नहीं भाई। जैसे कि देखो अगर हम 1 2 3 लेते हैं, 2 3 1 लेते हैं और 4 2 1 कुछ ले लेते हैं, ठीक है। इसको अगर सोल्व करना है हमको डायरेक्ट, कुछ सब एक्सपेंड वगैरह नहीं करना है, तो तरीका ये है कि इधर वाला अंतिम वाला जो है इसको इधर उतार दिए 3 1, और इसके अंतिम वाला इधर उतार दिए 1 4, ठीक है, समझ में आ गया। फिर ऐसे डायगोनल दिख रहा है, डायगोनली दिख लिया, तो आप क्या कीजिए, इन दोनों का आपस में गुना कीजिए, 3 दूना 6, 3 दूना 6 4, 6 चौके 24, ठीक है। इसके बाद इस डायगोनल को गुना कीजिए 1 3 1, तो 1 गुना 3 गुना 1 कितना, प्लस में देना होगा, 1 गुना 3 गुना 1 कितना 3, फिर प्लस 2 1 4, एक ही था ना, हाँ एक ही था, तो 2 1 4 कितना हो जाएगा 8। इसके बाद आपको माइनस करना है, ये हो गया पहला वाला डायगोनल सब प्राइमरी वाला, ठीक है। अगर मतलब कहने का मतलब समझ रहे हो ना फीलिंग, ये फर्स्ट वाला डायगोनल हो गया। अब देखिए इसमें घटाना क्या होता है, जो कि डायगोनल में आना चाहिए 2 1 4 3 3 वो तो होना चाहिए, तो एक यहाँ पे रखें 3 2 भाई ट्रिक गड़बड़ा गई।